सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी टॉप 1000 एमसीक्यूज की सीरीज को स्टार्ट किया है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। राइट गाइस, आज का लेक्चर जो है वो हमारा पार्ट 7 रहने वाला है। इससे पहले हमने अपने 6 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके उन्हें देख लीजिए। राइट गाइस, आज के जो हमारे दो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और जिसके हम कितने 30 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। राइट, तो चलिए आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है विद रेफरेंस टू द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपने बताना है इस चीज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पहला बोलता है कि इस एक्ट के अंदर क्या था कि लोगों को बिना किसी लीगल असिस्टेंस के, ठीक है, क्या किया जाता था, प्रिजनर बनाया जा सकता था। ठीक है, और दूसरा बोलता है ये रिकमेंडेशन आई थी किसके बेस पे, रोलेक्ट कमेटी के बेस पे। ठीक है, सो बताइए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 और 2। बताइए। देखिए गाइस, अगर आपने रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा है, राइट, सो आप इसका आंसर जो है वो इजिली दे देंगे। इसका जो सही आंसर है वो है सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट द स्वदेश बंदाप समिति वर्क इमेंसली टू मोबिलाइज द मासेस। ठीक है, सो आपने बताना है कौन से टूल जो थे वो इनके द्वारा यूज किए गए थे, लेक्चर, सॉन्ग्स, क्राफ्ट, शिवाजी फेस्टिवल्स एंड आर्बिट्रेशन कमेटीज। बताइए। देखिए गाइस, अगर आपको पता हो तो जो शिवाजी फेस्टिवल था या फिर या गणपति फेस्टिवल था, ये किसके द्वारा पॉपुलर किए गए थे, तिलक जी के द्वारा। राइट, तो ये तो आप बाहर निकाल दीजिए। तो आपका सही आंसर क्या रह जाएगा, लेक्चर्स बिल्कुल था, सॉन्ग्स बिल्कुल थे, क्राफ्ट बिल्कुल, आर्बिट्रेशन कमेटीज बिल्कुल थी। सो 1, 2, 3 एंड 5 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी जो है वो उसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए, जो सुंदरनाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे, ठीक है, वो मेन आर्किटेक्ट थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, और जो ड्रेन थ्योरी थी जिसमें एक्सप्लेन किया गया था ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, वो किसके द्वारा लाई गई थी, कुछ नाम दिए, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बताइए, 1, 2, बोथ 1 एंड 2, या नाइदर 1 और 2। बताइए गाइस। देखिए, अगर आपने ड्रेन थ्योरी के बारे में, आईएनसी के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है कोग एक्स के बारे में। ठीक है, आपने बताना है जो कोग एक्स है, ए ग्लोबल लीडरशिप समिट इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, प्रिजर्वेशन ऑफ कोरल्स, स्पेस जंक, या फ्रीडम ऑफ प्रेस। बताइए। चलिए देखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है, कोगेक्स इज अ ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हेल्ड एनुअली इन लंदन। राइट, याद रखिएगा। इट अवार्ड्स द बेस्ट टू बेस्ट इन एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए अगली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो क्या है, एक बफर जोन है, 2 माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। राइट, और जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो इंक्लूड किया गया था इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे कब, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कितना, 2002, नॉट 1972। ठीक है, सो ऑप्शन 1 जो हो गया वो हमारा सही आंसर हो गया। राइट, चलिए बोलता है रेवोल्यूशनरी फेज बिकम मोर प्रोमिनेंट आफ्टर डिसइल्यूजनमेंट विद कांग्रेस एंड गांधीयन मेथड्स। ठीक है, याद रखिएगा गांधीयन मेथड्स। इट्स मेन प्रोग्राम्स और स्ट्रेटेजीज वर क्या थी। ठीक है गाइस, अब आराम से जो है इस स्टेटमेंट्स को पढ़िए। ठीक है, और आप थोड़ा सोचिए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकती है। क्रिएटिंग अ वायलेंट मास रेवोल्यूशनर थ्रू आउट द कंट्री ऑफ ट्राइंग टू सबवर्ट
the loyalties of the army. They opted to follow in the footsteps of Russian nihilists or the Irish nationalists of individual heroic actions and raise funds for revolutionary and organizing military conspiracies with the expectation of help from the enemies of Britain. So बताइए one only, two only, three only, sorry one only, one and two only, one and three only या two and three only, बताइए गाइस। अब आराम से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। देखिए, क्या ऐसी कभी चीज थी क्रिएटिंग अ वायलेंट मास रेवोल्यूशन थ्रू आउट द कंट्री? क्या कभी गांधीयन मेथड्स में क्या कभी ऐसी थी? वो क्या वायलेंस के बारे में सोचते थे? ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? गलत होगी। पहली बार निकालिए, पहली बार निकालिए, पहली बार निकालिए। आंसर क्या आ गया आपके पास? 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं अगर आप एक भी स्टेटमेंट को बाहर निकाल दें। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एलिपोर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, क्या वो किंग्स फोर्ट को मारने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जो एक अनपॉपुलर ब्रिटिश चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था? अरविंदो घोष और उसके ब्रदर वीरेंद्र घोष। ठीक है, सत्येंद्र बोस, राइट। और जो अरविंदो घोष थे उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा जो है वो सुनाई गई थी। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलिए मैं इतना आपको हिंट देता हूँ, इसमें सिर्फ एक माइनर सा चेंज किया गया है। ठीक है, माइनर सा चेंज है, अगर आप उस चेंज को पकड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अरविंदो घोष नहीं थे, ये वीरेंद्र घोष को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उम्र कैद की जो सजा है वो सुनाई गई थी, राइट। और पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ लिखा भी है, वीरेंद्र घोष एज द हेड ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड उलस्कर दत्त एज द मेकर ऑफ बॉम्ब्स वर गिवन द डेथ पेनल्टी व्हिच वाज लेटर कमिटेड टू लाइफ इन प्रिजन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब आपने गेटवे बताना है लूनार ऑर्बिट आउटपोस्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बोलता है ये एक स्पेसशिप है जो क्या करेगा? रिप्लेस करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, कब? 2026 में। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा लाया जा रहा है? नासा के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद इसरो। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2, बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो रहने वाला है नाइदर 1 और 2। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये रिप्लेस करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2026 में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है वो नासा के द्वारा लेड किया जा रहा है, लेकिन इन कोलैबोरेशन विद, नॉट विद इसरो बट विद कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जापान की जाक्सा के साथ, राइट। तो इसका सही आंसर क्या है? नाइदर 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, PE-8 टाइप पेट्रोल एयरक्राफ्ट इज अ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, राइट। द यूएस हैज ग्रांटेड इंडिया द सेम एक्सेस टू डिफेंस टेक्नोलॉजी एज इज ग्रांट टू इट्स नेटो एलाइज। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सो आपको ये एयरक्राफ्ट के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, ऐसी ऐसी चीज़ें, इसरो के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है इसकी सही है। देखिए अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो आप बता लेंगे कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। S-400 ट्रियम्फ मिसाइल के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्या ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो डेवलप की गई है रशिया के द्वारा? ठीक है, एंड इट कैन एंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स विच आर विद इन द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2। अगर आपने इस मिसाइल के बारे में पढ़ा है सो आपको पता चल जाएगा कौन सी सही है और कौन सी गलत है स्टेटमेंट। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। इट इज नॉट अ शॉर्ट रेंज बट इट इज लॉन्ग रेंज, राइट, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, जो डेवलप की गई है रशिया के द्वारा। ठीक है, सो क्या सही आंसर आ गया? 2 ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। होम रूल लीग के बारे में बताना है कि कौन से जो थे, जो नीचे नाम दिए गए इनमें से कौन जो थे होम रूल लीग के मेंबर थे। ठीक है,
रामास्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या मोहम्मद अली जिन्ना? बताइए। अगर आपने होम रूल लीग के बारे में पढ़ा है तो आप इजीली बता देंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चारों के चारों जो हैं वो इसके मेंबर्स थे, राइट। चलिए अगला देखते हैं। Which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary lines? देखिए जो सब्सिडारी लाइंस आया था किसके द्वारा, लॉर्ड ब्लेसली के द्वारा। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, अगर आप सब्सिडारी लाइंस को अपना अच्छे से पढ़ा है तो आप इजिली उस स्टेटमेंट को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि मेंटेन करना लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंस, इंडिया को सेव करना फ्रॉम नेपोलियन डेंजर से, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी एंड एस्टेब्लिश करना ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि ऐसी कोई बात नहीं की गई थी टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है रिगार्डिंग द सब्सिडियरी लाइंस। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए राइतवारी सेटलमेंट आया था। ठीक है, आपने बताना है कि ये किसके द्वारा लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। 1 ओनली, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3? अगर आप इसमें से एक को भी एलिमिनेट कर देंगे तो बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आपका सही आंसर हो सकता है। जो राइतवारी सेटलमेंट था ये लाया गया था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, कॉर्नवालिस ने क्या लाया था, परमानेंट सेटलमेंट, राइट। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 and 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाउज, आपने बताना है कि जो ये टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ एटम, राइट, इट इंटरेक्ट्स वीकली विद अदर मैटर पार्टिकल्स एंड इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द लैब। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 2 ओनली, 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 and 3? बताइए। देखिए ये टाइनी एलिमेंट पार्टिकल तो जरूर है, राइट, बट ये एटम का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी हमारी, गलत होगी, गलत होगी। ठीक है, अब बचता है 2 ओनली और 2 and 3 ओनली। देखिए जो ये क्या लैब में प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते हैं। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, गलत होगी। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 ओनली। ठीक है, इट इंटरेक्ट्स वेरी वीकली विद अदर मैटर पार्टिकल्स। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ गया, 2 ओनली, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ द नेविक, बताना इन पांचों में से कौन जो है नेविक की एप्लीकेशंस है। 1, 4 and 5, 1, 3, 4 and 5, 1, 2 and 3, 1, 2, 3, 4 and 5? बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पांचों की पांचों जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसरो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग satellite will study the earth's surface in the visible, near infrared and short wave infrared regions of the electromagnetic spectrum. ठीक है, and hypothesis is orbiting earth in a sun synchronous polar orbit। so आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थोड़ा ये क्वेश्चन कह सकते हैं डिफिकल्ट लेवल का है, बस स्टिल ट्राई करिए। देखिए इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सहायक एनजी रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, आपने बताना है कि किस चीज से रिलेट करती है ये टर्म, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है डी, इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर, राइट। चलिए गाइज अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखिए गाइज ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, आप बताएंगे कि इसका जो है सही आंसर क्या रहने वाला है, राइट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्टेटमेंट आपके सामने है और क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आपने बताना है इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, राइट। चलिए यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, सो आपने बताना है कौन किससे करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है,
राधाकांता देव जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के, ठीक है। गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी जो थे वो फाउंडर थे मद्रास महाजन सभा के, एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो फाउंडर थे इंडियन एसोसिएशन के। सो आपने बताना है कौन से जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 3, ठीक है। राधाकांता देव, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं। देखिए मद्रास महाजन सभा, ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर, PN चार्लू, ठीक है, ये लोग जो थे इसके फाउंडर थे, राइट। सो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या हुई? गलत हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions। क्या फैक्ट्रीज एक्ट जो 1881 था वो पास किया गया था, क्यों? टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स और टू अलाउ द वर्कर्स टू form trade unions, and NM लोखंडे was a pioneer in organizing the labor movement in British India। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए इसका जो इजी आंसर है वो है B2 ओनली, राइट। देखिए जो फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट था 1881 दैट ओनली प्रोवाइडेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज, ठीक है, एंड वाज मेंट टू अप्लाई ऑन दोज फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 100 और मोर पीपल एंड यूजिंग मैकेनिकल पावर, ठीक है। सो वैसी कोई बात नहीं थी कि वेजेस वगैरह फिक्स कर दिए गए थे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसमें एक्चुअल जो बात की गई थी वो ये थी, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। द नागपुर सेशन इन दिसंबर 1920 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव्ड द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। बोलते जो नागपुर सेशन हुआ था इन दिसंबर 1920, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उन्होंने अप्रूव किया था ये प्रोग्राम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। द रामोसी पीजेंट अपराइजिंग वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ NCM। सब बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? गलत है। क्या अब नागपुर सेशन था क्या? नहीं। कौन सा था वो? कलकत्ता सेशन था, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में वो उसका पार्ट नहीं था, वो तो काफी पहले हो चुका था वो वाला मूवमेंट जो था पीजेंट का, राइट। चलिए नो चेंजेस एंड सवराजिस्ट के बारे में बताना है, ठीक है। अमंग सवराजिस्ट एंड नो चेंजेस सवराजिस्ट एडवोकेटेड काउंसिल एंट्री टू ओपन अ न्यू फ्रंट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, keeping up the morale of people, using the council as a tool for transformation of colonial rule। 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1 and 2, बताइए। देखिए इसका सही आंसर है D 1 and 2, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई इनकी इंटेंशन भी नहीं थी कि काउंसिल को यूज करना एज अ टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है। बाकी पहली दो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। Consider the following statements with reference to the International Covenant on Civil and Political Rights, ठीक है, ICCPR, ठीक है। It is a key international human rights treaty that provides a range of protection for civil and political rights. The UN Human Rights Council monitors the implementation of ICCPR. India is yet to sign the ICCPR convention. So बताइए कौन सी स्टेटमेंट है वो जो सही है? 1 only, 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3, बताइए। इसका जो सही स्टेटमेंट है वो है 1, ठीक है। सेकंड और थर्ड बिल्कुल गलत है। इंडिया जो है इसने साइन किया है इसे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो यूएन राइट्स काउंसिल नहीं, यूएन राइट्स कन्वेंशन जो है वो इसे इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। द यूएन राइट कमेटी इज टास्क्ड विद मॉनिटरिंग हाउ कंट्रीज इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, विच अंडर आर्टिकल 21 ग्रांट्स द राइट टू पीसफुल असेंबली। सो सेकंड स्टेटमेंट जो क्या हुई हमारी? गलत हुई, राइट। चलिए अगला देखिए। और देखिए इंडिया इज अ स्टेट पार्टी टू इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, हेंस स्टेटमेंट 3 इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो 1 जो है इसका सही आंसर हुआ। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस प्रोब्स आर रिलेटेड टू मास, बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो स्पेस प्रोब है जो रिलेट करता है मास के साथ? 1 and 2, 2 and 4, 1, 2 and 4, 1, 2, 3, 4। इसका जो सही आंसर है वो है C 1, 2 and 4, ठीक है। ये जो है इससे रिलेट नहीं करता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन प्लान। अब आपने कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बताना है।
इट वाज टू फाइंड द वेज फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया. ओके. डिमांड फॉर फुलफ्लेज्ड पाकिस्तान वाज एक्सेप्टेड. ठीक है. प्रोविंशियल असेंबलीज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ऑफ 1 ईच फ्रॉम द हिंदू मेजोरिटी एंड मुस्लिम मेजोरिटी. सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 1 ओनली, 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3. देखिए पहली चीज तो आप इसको देखिए पता लेंगे कि ऐसी कोई डिमांड जो एक्सेप्ट नहीं की गई थी, राइट. कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा कोई ऐसी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की गई थी. और ये 2 सेक्शन नहीं थे, ये 3 सेक्शन में डिवाइड थी, राइट. 3 सेक्शन में थी A, B, C. ठीक है. जिसमें से A सेक्शन की जो है वो हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन वाली थी, और B और C में जो थी वो मुस्लिम मेजोरिटी थी. ठीक है. सो सेकंड भी गया, थर्ड भी गया, क्या बचा हमारे पास? ओनली 1, राइट. चलिए अगला देखते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ठीक है. सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी. चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. बरदौली सत्याग्रह के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. द प्राइमरी कॉज बिहाइंड बरदौली सत्याग्रह वाज इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू. सही बात है वैसे, राइट. और इन दिस मूवमेंट वल्लभ भाई पटेल अर्न द टाइटल ऑफ सरदार. अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा, ये भी सही स्टेटमेंट है. एज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट एंड इंटेलिजेंस विंग वाज आल्सो सेटअप. सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 and 3. देखिए अगर आपने पढ़ा है बरदौली सत्याग्रह के बारे में तो आपको पता होगा तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट. तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है. ठीक है. चलिए पहला बोलता है कि जो थे कम्युनिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया था मूवमेंट को, वाइल हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग अपोज्ड इट. चलिए ठीक है. सरोजनी नायडू प्रिजाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन आफ्टर द अरेस्ट ऑफ ऑल मेजर लीडर्स, देन देयर वाज अ वाइड स्केल ऑफ कम्युनल वायलेंस. सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है. देखिए इसकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हैं गलत हैं. ठीक है. इसका सही आंसर होगा 1, 2 and 3. तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत है. ठीक है. अब देखिए कैसे. पहले तो देखिए सरोजनी नायडू जी ने नहीं, अरुण असफ अली ने जो है वो कमांड उन्होंने संभाली थी कमांड ये. ठीक है. उन्होंने क्या किया था? दैट प्रिजाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन आफ्टर द अरेस्ट ऑफ ऑल मेजर लीडर्स. ठीक है. और ऐसी कोई बात नहीं थी कि वाइड स्केल ऑफ कम्युनल वायलेंस हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी इस चीज से रिगार्डिंग. ठीक है. और देखिए हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग. ठीक है. मुस्लिम लीग ने तो अपोज किया था, राइट. लेकिन हिंदू महासभा ने क्या किया था? इसे बॉयकॉट किया था, राइट. सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या होगी? हमारी गलत होगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. द रीजन बिहाइंड रिवेलियन ऑफ नेवल रेटिंग्स वर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज बाय सुपीरियर ऑफिसर, INA ट्रायल्स, वेवल प्लान. बताइए 1, 2 and 4, 2 and 3 and 4, 1, 2 and 3, 1 and 2. देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 and 3, राइट. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज बाय सुपीरियर ऑफिसर और INA ट्रायल्स. ठीक है. इसलिए ये रिवेल हुआ था. क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं. Which of the following were opposed in the August offer? Were proposed in the August offer? Dominion status for India, Constituent Assembly for India, provinces have right to secede, and equal representation for Hindu and Muslims. बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो सही है? देखिए इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, 1 and 2. यस, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया की बात की गई थी. ऐसी कोई बात नहीं थी. इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर हिंदू एंड मुस्लिम एंड प्रोविंसेस हैव राइट टू secede. ठीक है. Any province not willing to join the union could have a separate constitution and form a separate union. Hence statement 3 is not correct. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. Who among the following were official Congress negotiators with Cripps mission? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य JB कृपलानी एंड C राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड रफी अहमद किदवाई. बताइए कौन थे वो? देखिए इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है पंडित नेहरू एंड मौलाना आजाद. ठीक है. सो यहीं पे गाइस हमारे जो 30 क्वेश्चन है आज के वो कंप्लीट होते हैं. आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ आए होंगे. आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट दें आपको एग्जाम्स में, राइट.
मैंने तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो और आप भी जो है अपने एफर्ट्स करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ताकि आपको भी चीज़ें समझ आती रहें, राइट। तो चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी करिए अच्छे से, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।